वन्दीयसं दंसण चरितलब्धिं परुवेमु। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा विरचित श्री लब्धि सार ग्रंथ, उसमें से प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के लिए जो 5 लब्धियाँ होती हैं उसको यहाँ पर हम समझ रहे हैं। 5 लब्धियाँ कौन कौन सी हैं? क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। तो इसमें हमने दिन में कहाँ तक समझ लिया था? प्रायोग्य लब्धि को समझना स्टार्ट किया था। उसके पहले हमने विशुद्धि और देशना लब्धि का स्वरूप देखा। विशुद्धि लब्धि में क्या विशेषता बताई कि पुण्य कर्म रूप जो प्रकृतियों का बंध हो इस प्रकार के परिणाम पाए जाएंगे। और जो देशना लब्धि है उसमें क्या देखा हमने कि गुरु मुख से जो ध्वनि सुनी है, उपदेश प्राप्त हुआ, उसको चिंतन करना, सुनना, मनन करना, ग्रहण करना, उदाहरण करना, ये सब देशना लब्धि में है। मतलब मात्र प्रवचन सुनना देशना लब्धि नहीं है। फिर इसके बाद इसके बाद में जो नहीं हो रहा है इसके बाद में हमने यहाँ पर प्रायोग्य लब्धि में स्वरूप समझना शुरू किया, जिसमें ये बताया कि प्रायोग्य लब्धि में क्या क्या काम होते हैं। कोई बता सकता है क्या क्या काम होते हैं? आप बोलो, नहीं बोलो। नवीन अनुभाग है ना, तो अनुभाग बंधापसरण में आ जाएगा। 5 कार्य हैं। प्रकृति बंधापसरण है जो नहीं बोला था, तो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, प्रकृति बंधापसरण और नवीन अनुभाग बंध या अनुभाग बंधापसरण है ना। इसे 5 काम हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि एक अंतर्मुहूर्त के द्वारा या एक कांडक घात द्वारा स्थिति का और अनुभाग का घात किया जाता है। यानी एक अंतर्मुहूर्त में स्थिति का घात किया, उसको क्या कहा? स्थिति कांडक घात। यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से वह जो बहुत सारी सत्ता में स्थिति है उसको कम करके अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र की सत्ता की स्थिति करता है। कितना टाइम लगता है? तो एक अंतर्मुहूर्त जितना टाइम उसे इस स्थिति को घात करने में लगता है। स्थिति का घात किया मतलब किया क्या एक्चुअल में कि वो सब जो निषेध बाद में उदय में आने वाले थे उन सभी की स्थितियों को कम कर दिया है ना। वो परमाणु कहीं चले नहीं गए हैं, उनको स्थिति को कम किया है। वह है सत्ता में लेकिन उनकी स्थिति कम की। फिर अब स्थिति कम की तो हमारे पास जो उदय आएगा उसमें बहुत सारे परमाणु हो जाएंगे, अनुभाग ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फिर आगे क्या प्रक्रिया बताई? अनुभाग कांडक घात। तो इसमें क्या बताया कि जो 4 प्रकार का अनुभाग है सत्ता में, उन 4 प्रकार के अनुभाग को वह घटाकर द्विस्थानिक है ना, 2 स्थान करता है। 4 प्रकार का अनुभाग कौन कौन सा बताया? लता, दारू, अस्थि और शर है ना। ये 4 प्रकार का अनुभाग हमने देखा। तो जो सत्ता में जितना भी है सब चतुस्थानिक अनुभाग रखा हुआ है, उसको वह घात करके 2 रूप से बचाता है। यानी सत्ता में जो हमारे पास इतने सारे स्थिति कांडक के द्वारा घात करके इतने सारे निषेध एक साथ इकट्ठे हुए, तो उसका अनुभाग भी इसने कम कर दिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सभी पाप रूप प्रकृतियों का जो अनुभाग है वह कैसा बचा? द्विस्थानिक। द्विस्थानिक कैसे कि जो घातिया कर्म है उसमें लता और दारू रूप से, और अघातिया कर्म है उसमें नींब और कांजीर रूप से अनुभाग बचता है। ठीक है। अब इसके बाद में जो आगे का है प्रकृति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण है ना। स्थिति बंधापसरण में हमने क्या देखा कि हर अंतर मुहूर्त में वह पल्ले का संख्यात्वा भाग रूप से स्थिति को कम करता जाता है ना। एक अंतर मुहूर्त में जितनी स्थिति वो कंटिन्यूस बांध रहा था उसमें पल्ले का संख्यात्वा भाग घटाओ, फिर अगले अंतर मुहूर्त तक कंटिन्यूस वह स्थिति बांधेगा।
फिर वो जो स्थिति को बांध रहा है उसमें फिर पहले का संख्यात्मक भाग घटाओ, फिर अगले अंतर मुहूर्त में वो कम कम वाली स्थिति को बांधेगा। तो ये अंतर मुहूर्त में प्रक्रिया होती है ना। अंतर मुहूर्त तक एक जैसी स्थिति बांधेगा, फिर वो घटाएगा, फिर अगले अंतर मुहूर्त तक वो घटी हुई स्थिति को बांधेगा। तो इस प्रकार से घटा घटा करके जो स्थिति को बांधा जाता है उसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण, है ना। तो कितने सारे स्थिति बंधापसरण होते हैं? तो हजारों होते हैं। हजारों मतलब संख्यात, हजार, करोड़, इतने सारे हम टोटल कर सकते हैं। क्यों, कैसे पता चला हमको? कि प्रकृति बंधापसरण के माध्यम से पता चला, है ना। अब प्रकृति बंधापसरण में क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे स्थितियों का बंधना कम होता जा रहा है, थोड़े समय बाद जब जीव एक लिमिट पहुंच जाती, जब उसने जितनी वो पूर्व में बांध रहा था उससे अब वो 700-800 से अगर कम स्थिति बांधने लगता है तो किसी प्रकृति का वहां पर बंधना रुक जाता है ना। बंधापसरण किसका? प्रकृति का। प्रकृति का बंधना रुकना, उसको कह रहे हैं प्रकृति बंधापसरण। तो कितने टाइम बाद यह होगा? तो उसके लिए क्या बताया? 700-800 सागर, है ना। ऐसे कितने होते हैं? तो 34 बंधापसरण होते हैं। आपको एक उदाहरण के लिए दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसमें घटते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, आपकी नोट्स में नहीं है और याद भी नहीं करना है अभी, एक जानकारी के लिए कि किस प्रकार से प्रकृतियों का घटना बंद होता है। तो पहला बंधापसरण होता है तो नरकायु बंधना बंद हो जाती है। फिर दूसरा होता है तो तिर्यंचायु बंधना बंद हो जाती है। फिर तीसरा होता है तो मनुष्य आयु भी बंधना, है ना। चौथा है देवयायु। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी उसको अभी इस काल में जो परिणाम हो रहे उसके निमित्त से आयु नहीं बंधेगी, है ना। आगे अगर करण लब्धि भी करे, है ना, प्रथमोक्षम भी करे तो उसमें मरण भी नहीं होता प्रथमोक्षम में, है ना, आयु भी नहीं बंधेगी इसकी। फिर पांचवा स्थान नरक गति गत्यानुपूर्वी। नरक गति मतलब नरक आयु बनना पहले रुकी है, अभी तक नरक आयु बंद रही थी, तो जब नरक आयु बनना बंद हुई तो भी नरक गति गत्यानुपूर्वी तो उसको बंद रही थी, तो अब यहाँ जाकर बंधना बंद होगी। तो इस प्रकार से आप देखो कि ऐसे जो स्थान है कितने पाए जाते हैं? तो 34 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? प्रायोग्य लब्धि में, ठीक है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे, एक सामान्य ज्ञान दिया है कि इस तरह से प्रकृतियां भी घट घट करके बनती, मतलब स्थिति में भी काम हो रहा है ना, और अनुभाग में भी काम हो रहा है, प्रकृति में भी काम हुआ और प्रदेश में भी होता है। यहाँ पर विशेष उसका नहीं दिया है, लेकिन उसका निर्जरा इत्यादि होती है आगे जा कर के, तो उसके जो प्रदेश हैं वो भी कम होते हैं। योग स्थान किस प्रकार से पाए जाते हैं उसको यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। तो क्या क्या काम समझ लिया हमने? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, है ना, और प्रकृति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण, है ना, ये 4 चीजें देखिए। अब लास्ट में क्या बचा? अनुभाग बंधापसरण, या नया बंधने वाला जो अनुभाग है वो कैसा बंधेगा। तो उसके लिए जो हमने ये देखा है वही है कि जो सत्ता में जैसे उसने द्विस्थानिक अनुभाग कर दिया है, तो बंधने वाला अनुभाग भी कैसा होगा? द्विस्थानिक ही होगा। चतुस्थानिक अनुभाग नहीं बंधेगा, मतलब इतना कम तीव्रता को लिए हुए अनुभाग को वह बांधेगा, और वह भी घटता घटता बांधेगा ना। जैसे पहले समय में जितना अनुभाग बांधा उससे कम अनुभाग अगले समय में बांधेगा। कम अनुभाग समझ में आ रहा है? कम अनुभाग मतलब उसमें जो शक्ति पड़ेगी कर्म में वो कम पड़ेगी पहले की अपेक्षा से, है ना। उसमें जो घात करने की शक्ति है जीव के स्वभाव का वह कम रहेगी। ऐसा इस प्रकार से कम 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 रूप से जो अनुभाग है वह घटता हुआ बनता है। किसका? पाप प्रकृतियों का। तो यहाँ पर किसका देखा है? घातिया कर्मों का। यहाँ पर जो 4 प्रकृतियां दिख रही ना, ये 4 जो स्थान दिख रहे हैं तो ये किसके हैं? घातिया के।
तो अघातिया में क्या है, ये हमने देखा था पहले ना। अघातिया में जो पुण्य प्रकृति है उसका तो बढ़ते हुए अनुभाग बंधेगा, और जो पाप प्रकृति उसका कैसा होगा, उसका द्विस्थानिक अनुभाग रहेगा। विष और हलाहल वाला जो अनुभाग है वो नहीं बंधेगा। समझ में आया? थोड़ा टाइम लग रहा है कैच करने में। देखो, अनुभाग कांडक घात, उसमें तो क्या कर रहे हैं, सत्ता में द्विस्थानिक कर रहे हैं। जो हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है ना, उसको द्विस्थानिक कर रहे हैं। और ये जो अनुभाग बंधापसरण है, उसमें क्या कर रहे हैं, जो नया बांध रहे हैं ना, वो कम कम बांध रहे हैं। वो कितना बांध रहे हैं, द्विस्थानिक। भाई तुम्हारे पास सत्ता में कम अनुभाग रखा है, अब तुम नया ज्यादा बांधोगे तो सत्ता में भी फिर ज्यादा ही हो जाएगा ना। तो क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए हमारे पास में, हमको सब चीजें कम करनी है। तो जो नया बनने वाला अनुभाग है वो भी कैसा बांधेगा जीव, कम अनुभाग बांधेगा। कितना बांध रहा है, द्विस्थानिक। ठीक है, दोनों में पाप प्रकृतियां चाहे आप घात्या की लो या अघात्या की लो, दोनों में कितना स्थान वाला बन रहा है, द्विस्थानिक। अभी समझ में आया? चले आगे। ठीक है, तो उसमें सार रूप से हम देखें तो क्या क्या हुआ, स्थिति बंध कितना रह गया आप जीव के पास, अंतः कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। यानी कोई भी जीव कितनी भी स्थिति का सत्ता लिए हुआ आए तो वो घात कर करके कितना रहेगा, अंतर कोटा कोटि। अब अंतर कोटा कोटि में कम ज्यादा हो सकता है ना। जैसे हमने बोला लखपति, तो लखपति में रेंज हो सकती है, भाई कोई 5 लाख वाला है, कोई 10 लाख वाला है, कोई 50 वाला है, कोई 99 लाख वाला, ये सब लखपति है। तो अंतर कोटा कोटि सागरोपम कह रहे तो सभी जीव का एक जैसा सत्ता में स्थिति नहीं रहेगी, अकॉर्डिंगली रहेगी, है ना। जैसा जैसा जितनी ज्यादा लेकर आया था फिर उसका वो कितना घात कर रहा है, वो रेशो में उस तरह से उनके पास रहेगी। फिर अनुभाग बंद कितना रहा, तो पाप प्रकृतियों का द्विस्थानगत अनुभाग अनंत गुणी हानि से, अनंत गुण हानि से यानी कि वो जो बांधेगा वो कम कम अनुभाग अनंत गुणाहीन बांधेगा। और पुण्य प्रकृतियों का क्या होगा, तो बढ़ता हुआ रहेगा। चतुस्थान तो बंधेगा लेकिन वो अनुभाग कैसा रहेगा, बढ़ता बढ़ता बढ़ता। देखो, जो विशुद्ध परिणाम है कषायों की मंदता है, उससे आप इसका रिलेशन बनाओ, है ना, रिवर्स, कि पुण्य प्रकृति है वो तो क्या होगी, विशुद्ध परिणाम बढ़ेंगे तो पुण्य प्रकृति का अनुभाग भी बढ़ेगा। ठीक है, और विशुद्ध परिणाम बढ़ेंगे तो यहाँ रिवर्स पाप प्रकृति का क्या होगा, घटेगा। उनका जो अनुभाग बंध है वो कैसा होगा, घटेगा, उसमें रस कम पड़ेगा। इस तरह से समझना। समझ में आया? प्रायः के 5 पॉइंट समझ में आए। सत्ता में भी हम द्रव्य कम कर रहे हैं अनुभाग स्थिति का, और बंध में भी कम कर रहे हैं। तो इस तरह से तैयारी करना है, किसके लिए, करण परिणाम के लिए। भूमि तैयार कर रहा है कि हर कोई जीव जाकर सीधे करण परिणाम नहीं कर सकता है, पहले उसकी कुछ तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्य कैसे हो रहा है, इतने सारे स्थिति बंधापसरण चल रहे हैं, प्रकृति बंधापसरण है ना, और अनुभाग बंधापसरण, तो ये कैसे हो रहे हैं कि जीव के परिणामों के निमित्त से हो रहे हैं। कैसे परिणाम होंगे, क्या कर रहा होगा जीव वहां पर, वही बैठा होगा, उपयोग लगा रहा होगा, है ना, पुरुषार्थ पूर्वक बैठा होगा। हम बोलते ना चलते चलते हम वेद विज्ञान कर रहे हैं या रोटी बनाते बनाते कर रहे हैं, तो वो कब आएगा कि मैं रोटी बनाने वाली नहीं हूँ। कभी याद आ जाएगा, अरे मैंने प्रवचन में सुना था मैं रोटी बनाने वाली नहीं हूँ, तो मैं रोटी बनाने वाली नहीं हूँ। ऐसे याद आएगा क्या, मतलब ऐसे करोगे तो भेद विज्ञान होगा क्या? वो तो कब चलेगा जब आपने घंटों उस पर करा है, घिस घिस करके आपने चिंतन किया है, तो वो आपको अगले 1 घंटे 2 घंटे दिन में चलेगा चिंतन। अभी आप यहाँ पर शिविर में आए हो, तो आप जब सोते हो तब आपको क्या चलता है भाई, जो सुना होगा वो चलेगा ना। और घर पे रहोगे वहां सोओगे तो क्या चलेगा, घर गृहस्थी की बात, टीवी की, फोन की,
वही चलेगा ना भाई। दिन भर आप यहाँ पर इन संस्कारों में रहते हो, कभी भक्ति, कभी विधान, कभी प्रवचन, कभी ध्यान, कुछ न कुछ वो है, तो आपके दिमाग में इनडायरेक्टली वो चीज़ें चलती कि नहीं चलती। तो मेजोरिटी जो टाइम हमारे दिमाग में चलती है उसका संस्कार ज़्यादा लंबे समय चलेगा और वो चीज़ हमको याद आएगी, है ना। अव्यक्त रूप से तब चलेगी। और हम जब जिस चीज़ को, भेद विज्ञान को, तत्व निर्णय को हम करते ही नहीं है तो वो कैसे चलेगी। भाई आप सोचो नहीं मेरे को तो अपने आप आना चाहिए क्या कि मैं रोटी बनाने वाली नहीं हूँ, पर तुम सोचोगे तब तो तुमको आएगा ना। तुम कभी बैठ करके सोचो तो सही, उसको चलाओ तो सही, अपनी घंटी में भेद विज्ञान करने की कोशिश तो करो। तो जो प्रायोगिक अवधि है उसमें इसी की आगे की प्रोसेस है। जो जीव तत्व निर्णय करता हुआ, ध्यान करता हुआ, तत्व विचार करता हुआ एकाग्र रूप से स्थिर हो रहा है, उसके ये प्रायोगिक अवधि आगे बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते वह आगे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया कि भैया ये बैठ करके होगी। आप सोचो झाड़ू लगाते हुए जाए, यहाँ तो आपको बैठना ही पड़ेगा। जो प्रथमोपशम सम्यक तो है ना, वहाँ जीव विचार करेगा, चिंतन करेगा, आगे करके वो करण परिणाम करेगा, तो वहाँ डेफिनेटली वो स्वानुभूति के लिए बैठा है, सम्यक दर्शन करने के लिए उपयोग लगा के बैठा है। तभी उसको वो सारे विशुद्ध परिणाम उसके जो है बढ़ते जाएंगे, कषाएं घटती जाएंगे। तो क्या समझा इससे? बैठना चाहिए। ठीक है, अब कैसे बैठोगे भाई? आप जैसी आंख बंद करोगे तो जो आंख चलाते हो वही चलेगा। तो कुछ विषय लेकर बैठो, फिर कुछ जो बड़ा है आप उसको सामने रखकर कि मुझे इसके बारे में निर्णय करना है, या अपने जीवन की जो घटना आपको विचलित कर रही है, जिससे आप दुखी हो रहे हो, जिससे आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, उसको लेकर आप बैठो, उसका पोस्टमार्टम करो कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा परिणाम क्या हुआ, क्या गलती है, मैंने क्या माना, क्या मिथ्या मान्यता थी। तो वहां पर आप उस पर काट करोगे तो वो परिणाम कटेगा, है ना, वो मिथ्यात्व आपका छूटेगा। एक एक परिणाम में हमारी कैसी उलझन होती है वो हमको समझ में आएगी। अरे जिरावन नहीं मिलता यहाँ पे, मुझे नहीं पता भोजनशाला में क्या रहता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। किसी को हो सकता है सेव की आदत हो, किसी को चाय की आदत है, तो अरे यहाँ पर बाकी सब तो चीज अच्छी है लेकिन एक चाय नहीं मिलती है ना। हो सकता है कि कहाँ अटकी अपनी अटकन पड़ी हुई है। तो एक परिणाम पर आपको उसको तत्व निर्णय करना पड़ेगा, ये खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सुबह बैठो, शाम को भी बैठो, जब आपको टाइम मिले तब बैठो। जब आपको आकुलता हो या जब आपको लगता है कि नहीं मेरा अभी तो मुझे करना चाहिए, तब बैठो, उसमें कोई बात नहीं। भाई कोई रोक थोड़ी रहा हमारी सोच को। आपकी ये रोक सकता है तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुम क्लास नहीं जाओगे, भाई तुम अभी पढ़ाई मत करो, तुम मेरे साथ बैठो, तुम घर में रहो, ऐसा व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन ये सोच पर थोड़ी रोक लगा सकता है कोई। भाई बच्चा आपको बोल सकता है मम्मी मेरे को रोटी चाहिए, या मेरे को लेने आओ, मेरे साथ चलो, ऐसे कई बंधन आपको डेली लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी सोच पर रोक नहीं लगा सकते कि आप क्या चिंतन कर रहे हो, आपने किस प्रकार से मोह रखा है या आपने किस प्रकार से मोह नहीं रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 लब्धियां हुई। अब 5वीं है करण लब्धि। तो क्या प्रोसेस होती है यहाँ पर ये दिखाइए, नीचे से ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो अभी प्रायोगिक लब्धि तक हमने समझ लिया है ना। इसके बाद में क्या होगा, अधः प्रवृत्त करण के परिणाम, उसके बाद अपूर्वकरण के परिणाम, उसके बाद अनिवृत्तिकरण, और फिर जाकर के जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त होता है ना। क्या क्या होगा, प्रायोगिक लब्धि, अधः प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और फिर प्रथमोपशम सम्यक्त। ये प्रथमोपशम सम्यक्त की स्टेप्स हैं। यदि आप शायिक सम्यक्त तो शायक शमिक देखोगे तो उसमें अलग आएगा, उसका प्रकरण हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्या पूछना है? निषेक किसे कहते हैं? निषेक मतलब एक समय में जो जीव को कर्म का उदय आता है, कर्म समूह का, उसको हम बोलेंगे निषेक। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी कोई कर्म बांधा, मतलब कर्म क्या बांधा, मैंने परिणाम किए मोह राग द्वेष के,
तो मुझे अनंत वर्गणाएं आकर के बंधी, बहुत सारी, तो वो 8 कर्मों में बटेंगी। अब उसमें से ज्ञानावरण का जो कर्म मैंने बांधा वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा, तो वो उसका आबादा काल 3000 सागर के बाद से लेकर 30 कोड़ा कोड़ी तक वो बट जाएंगे सारे, उसके जो हमने लाख 2 लाख अनंत जितने भी परमाणु बांधे। तो ऐसे करके मैं हर समय बांध रही हूँ। तो जैसे मैं जहाँ वर्तमान समय में जो मुझे कर्म का उदय आ रहा है ज्ञानावरण का, तो वो एक समय का बांधा हुआ नहीं है, अनेक समयों का मिलकर के उदय में आता है। तो वो जो एक एक समय में उदय में आने के लिए जो द्रव्य स्थित है उसको हम बोलते हैं निषेक। क्या बोलते हैं? निषेक। जो हम लाइन बनाते हैं ना, ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसमें लाइन बना रहे हैं हर समय की, तो वो जो एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आएंगे सत्ता में जो स्थित है उस समय में, उसको हम निषेक बोल रहे हैं। वो पूरी निषेक रचना कहलाती है। देशघाती सर्वघाती तो उसके घात करने की अपेक्षा है। जब हम बंद कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से बांध रहे हैं, जो प्रकृति है वो उसका स्वभाव कैसा है, वो हमारे ज्ञान गुण को पूरी तरह घात देगी या थोड़ा घात देगी, किस प्रकार की प्रकृति उस पर डिपेंड करता है। कहाँ पे? वो 34 बंधापसरण मतलब 34 स्थान है, 34 प्रकृतियां नहीं है, है ना। वहां पर मैंने आपको बताया ना कि एक जगह पर वो साधारण, सूक्ष्म, अपर्याप्त, वो सबको एक साथ बांधना बंद करता है। तो स्थान है, एक एक करके बंधना रुक रही है ऐसा नहीं, कहीं जगह 4-5 प्रकृतियां भी एक साथ बंधना रुक जाएंगी। तो सारी प्रकृतियों का बंद हो जाएगा तो फिर तो क्या हो गया, फिर तो हमारा मोक्ष, मतलब थोड़ी देर बाद मोक्ष हो जाएगा, हम बंद ही करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता है, कुछ प्रकृतियां तो बंधती ही कंटिन्यूस। जो ज्ञानावरण इत्यादि जो घात्या कर्म की प्रकृतियां हैं, जब तक उनकी विच्छुद्धि नहीं होती वो तो बनती है। नाम कर्म की मोस्टली प्रकृतियां हैं, आयु कर्म से रिलेटेड है। तो ये सारी जो प्रकृति जो है इसकी विशेषता आपको देखनी तो आप वहां से लगती सार से देख सकते हैं। अब नहीं होगा, प्रायोग्य लब्धि के बाद से प्रथमोक्षम सम्यक्त्व तक नहीं होगा, बाद में होगा, टेम्परेरी। इसलिए उसको हमने क्या बोला है, बंधापसरण। व्युच्छुद्धि आता है एक शब्द, बंध व्युच्छुद्धि। चौथे गुण स्थान में जैसे 41 प्रकृतियों की बंध व्युच्छुद्धि गई, तो वो अब बंधेंगी नहीं आगे उस जीव को। अगर उसने इसे शायद सम्मिलित कर लिया है, उसका ऊपर का गुण स्थान है, तो उसके बाद की अवस्था में उसको कभी नहीं बंधेंगी। लेकिन यहाँ तो ये इसी समय जो अंतर्मुहूर्त का काल है, उस समय उसको ये सारी चीजें नहीं बंधेंगी, इसलिए इसको क्या कहा है, बंधापसरण। ठीक है। अब करण किसे कहते हैं, तो करण जो है ना, कारण अलग है, कारण परमात्मा वाला, और ये करण अलग है ना। करण का अर्थ है यहाँ पर परिणाम। क्या बताया, परिणाम। तो कैसे परिणाम, तो जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उन परिणामों को करण कहते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दर्शन मोहनी का क्षय करना हो, उपशम करना हो, तो ये अलग टाइप के परिणाम है जो जीव करता है। इसी तरह से चारित्र मोहनी है, श्रेणी चढ़ना है, मोक्ष जाना है, तो जो मोहनी की बाकी की कषाएं हैं उनका अभाव करना है, तो भी करण परिणाम चाहिए उसमें। तो ये विशेष प्रकार के परिणाम है जो विशेष कार्य करने के लिए इनका प्रयोग होता है, उस समय ये पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ क्या लिखा, जिन परिणाम विशेषों के द्वारा, पर्टिकुलर इसी टाइम पर ये परिणाम होंगे, और इससे क्या हो रहा है, उपशमादि रूप विवक्षित भाव। उपशमादि क्यों कहा है कि उपशम भी होता है, क्षय भी होता है। क्षयिक सम्यक तो करना है तब भी 3 करण करेगा जी, और क्षयिक चारित्र करना है, औपशमिक चारित्र करना है तब भी जीव 3 करण करेगा। विसंयोजना करना है तब भी 3 करण करेगा। तो जो उपशमादि मतलब उपशम ही करते समय हो रहे ऐसा नहीं है, अन्य समयों में भी जीव को 3 करण परिणाम पाए जाते हैं।
तो उन परिणामों को करण कहते हैं। तो यहाँ हम जो समझेंगे वो कौन से वाले समझेंगे, प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के लिए जो 3 करण परिणाम होंगे उनको यहाँ हम समझेंगे। करण यानी क्या, परिणाम। कौन से परिणाम, विशेष परिणाम। यद्यपि ये सारे परिणाम कैसे हैं, एक दूसरे से विशुद्ध हैं, यानी पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में जो परिणाम है, एक एक परिणाम अपने से अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए है एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो। लेकिन उनमें 3 टाइप का भेद क्यों किया, तो उनमें कार्य अलग अलग हो जाते हैं एक तो, और नाना जीवों की अपेक्षा से, यानी अलग अलग जीवों की अपेक्षा से कुछ कैटेगरी बना दी है, इसके कारण से यहाँ पर ये 3 करण परिणाम अलग अलग बताए हैं। ठीक है, हम समझते हैं तो आपको उसका जो भाव है, हम क्या बताना चाहते हैं वो समझ में आएगा। तो 3 करण कौन कौन से हैं, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। कौन कौन से हैं, फिर से कौन कौन से, बढ़िया। तो ये जो 3 परिणाम है, इसमें पहला क्या है, अधा प्रवृत्त करण। तो क्या मतलब है इसका, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी। अब ये जो परिभाषा है, इसको हम एक एक करके ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, इसको यही छोड़ते हैं। अब ये जो 3 करण है, इसमें क्या है, एक जीव की अपेक्षा है या नाना, है ना, नाना समझ में आता है, नाना, नाना मीन्स अनेक, मल्टीपल, है ना। छोटे थे तो हमको नाना समझ में नहीं आ रहा था कि ये नाना मतलब नाना जी वाले ही होते होंगे। जैसे वो कोड़ा कोड़ी सागर बोलते ना, तो हम वहाँ गए शत्रुंजय पाली था ना, एक छोटे छोटे बच्चों को लेके गए यात्रा, तो वहाँ पूजा करी हमने उनके वहाँ पर मुनिराजों की। तो बच्चों से पूछा हमने कि बताओ क्या समझ में आया, कितने मुनिराज मोक्ष गए, तो उसने बोला कि ऐसे कोड़ हो जाते ना, तो इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज, उनको इतने सारे कोड़ थे, तो वो वाले मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो ऐसे कोड़ा कोड़ी है ना, ऐसे ही यहाँ पर नाना का अर्थ नाना नहीं, नाना मीन्स डिफरेंट, अलग अलग मल्टीपल जीवों की अपेक्षा से, यानी बहुत सारे जीव के कैसे कैसे परिणाम है, किस समय में कौन कहाँ कैसा है, उसकी अपेक्षा से ये विभाजन है। तो तीनों करण नाना जीवों की अपेक्षा से कहे हैं। फिर एक जीव की अपेक्षा तो प्रति समय कैसा है, अनंत गुणा विशुद्ध परिणाम होते हैं, और त्रैकालिक अनंत जीवों के परिणामों को देखकर उनमें पाई जाने वाली सदृश्यता असदृश्यता को इन 3 करणों द्वारा बताया जाता है। यानी जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे उसको सबको यहाँ ले लिया, और उससे फिर हमने ये 3 तरह के परिणामों की कैटेगरी बनाई है। अब काल देखते हैं कि कितना काल होता है। तो यहाँ पर जो अधा प्रवृत्तकरण है उसका काल सबसे बड़ा होता है ना। संख्या का इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि 16 यहाँ लिखा है, तो 16 समय है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन अंतर मुहूर्त लेंगे हम वास्तव में तो अधा प्रवृत्तकरण काल भी अंतर मुहूर्त, अपूर्व करण भी अंतर मुहूर्त, अनिवृत्तिकरण भी अंतर मुहूर्त, और सबका मिलाओगे तो वो भी कितना है, अंतर मुहूर्त है। लेकिन जो अनिवृत्तिकरण है वो सबसे छोटा काल है ना, उससे संख्यात गुणा अपूर्व करण का, और उससे संख्यात गुणा अधा प्रवृत्तकरण। तो संख्या में हम सबसे छोटी संख्या 2 ले लो है ना एग्जाम्पल के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, मान लिया हमने अनिवृत्तिकरण का काल कितना है, 4 समय, तो दुगुना करेंगे तो कितना हुआ, 8 समय अपूर्व करण का काल, और उसका दुगुना करेंगे तो अधा प्रवृत्तकरण का कितना काल हुआ, 16 समय। यानी मिनिमम संख्या दुगुनी ली है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अधा प्रवृत्तकरण है उसका काल लंबा है, वो लंबे समय तक चलेगा, और फिर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण उससे छोटे छोटे हैं। इस तरह से काल बताया। अब अधा प्रवृत्तकरण के क्या 4 आवश्यक हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्रायोग्य लब्धि में समझे थे वो ही विशेषण यहाँ पर आवश्यक है, मतलब ये यहाँ पर मस्ट, आवश्यक यानी क्या, मस्ट, ये कार्य तो होंगे ही होंगे। तो सबसे पहला क्या है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि।
है ना। क्या है पहला पॉइंट? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि। दूसरा क्या है? स्थिति बंधावसरण। तीसरा क्या है? पाप प्रकृतियों का अनुभाव बंधावसरण। चौथा क्या है? अब आप मेरे को ये बताओ, ये नए हैं क्या? प्रायोगिक अवधि में ये सारे कार्य चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? तो यहाँ नए क्यों बताएं कि भाई यहाँ पर जो कार्य होगा वो विशेष होगा। भाई वहां पर जो पल्ले का संख्या का भाग स्थिति घटा रहे थे, यहाँ पर उतनी घटाएंगे लेकिन वो ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने कितना लिया था? 5 वर्ष घटा रहे, तो अब यहाँ पर वो अमाउंट 5 की जगह 10 हो सकता है, वो अमाउंट चेंज हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जो अनुभाग बंधावसरण आदि हो रहे हैं उसका भी अमाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आवश्यक कौन से हैं? पहला क्या है? प्रति समय, थोड़ा जोर से बोलो, प्रति समय। दूसरा, तीसरा, चौथा, बढ़िया। तो अब इसमें सबसे जो आश्चर्यजनक बात है, इतना सारा हम समझ रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक जो आवश्यक है वो जीव में होता है। एकमात्र जीव में होने वाला आवश्यक कौन सा है? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि। अनंत समझ में आता है? दिन में बताया था ना, वही संख्यात, असंख्यात और फिर अनंत। तो अनंत हम ऐसे ही ले लेते बस जैसे फ्री में आ रहा, लेकिन आप अनंत समझो, अनंत बहुत बड़ा होता है। हमारे जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा षड्गुण हानि वृद्धि रूप से हमारे परिणामों में फ्लक्चुएशन होते हैं। कभी कभी होता है कि हमको पहले से अनंत गुणी संक्लेशता हो जाए या विशुद्धि हो जाए, कम ही होता है ऐसा, लेकिन वो क्रमशः बढ़ते हुए परिणाम है हमारा। तो यहाँ पर कैसा है भाई, जो विशुद्धि मुझे अभी हुई उसमें अनंत का गुणा करना, उस उतनी अगले समय में, फिर वो जो बढ़ी हुई विशुद्धि है ना उसमें फिर अनंत का गुणा करना, वो ऐसी अनंत गुणा विशुद्धि तीसरे समय हो जाए। अब भाई हम 2 का गुणा करते जाओ एक सीरीज में ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो कितना बढ़ रहा है? वो कम बढ़ रहा है। 3 का गुणा करो ना, 3 तिया 9 तिया 27 फिर 81, कितना फटाफट बढ़ा। मतलब जैसे आपका जो मल्टीप्लिकेशन करने का अमाउंट है वो बढ़ रहा है। अब 10 का गुणा करो आप, है ना, 10 से तो सीधे एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, तो संख्या कितनी फटाफट बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 से नहीं गुणा कर रहे हैं, कितना रहे? अनंत गुणा। अभी अनंत गुणा को कैसे समझोगे कि जो विशुद्धि है, जो उसकी वीतरागता के अंश है वो बढ़ रहे हैं, है ना, कषाएं कम हो रही है और उसमें जो विशुद्ध के अविभाव प्रतिच्छेद है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वो अनंत गुणा प्रति समय जो विशुद्धि है वो बढ़ती जाती है। ये क्या है? पहला आवश्यक और जीव का आवश्यक है, जो काम जीव में हो रहा है और जिसके कारण से बाकी सब काम क्या हो रहा है? कर्म में हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो क्या हो रहे हैं? बाकी के 3 जो आवश्यक है वो किस में है? कर्म में। कैसे हो रहे हैं? जीव के परिणामों के निमित्त से। समझ में आया? चले आगे, आप बोल देना जहां पर रुकना है तो हम उसको कर लेंगे। अब यहाँ पर जो परिणाम है, जब हम बोल रहे हैं अधः प्रवृत्तकरण की परिभाषा, तो अब हम उसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अधः प्रवृत्तकरण का क्या मतलब बताया? जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। क्या मतलब है? अधः प्रवृत्तकरण, अधः मीन्स नीचे, तो नीचे के जीव के जो परिणाम है वो ऊपर वाले जीव के परिणाम के समान हो सकते। अब ये नीचे ऊपर क्या भाई, एक जना टेबल पे बैठा और एक जना नीचे बैठा है, तो ये नीचे ऊपर हो गया। तो कोई ऊपर बैठा वो ऊपर हो गया ना, ऊपर पद पर, कि नहीं समय की अपेक्षा से ले रहे हैं कि 2 जीव हैं, है ना, 2 जीवों ने जो करण परिणाम करना स्टार्ट किए,
तो वो दोनों जीव ने स्टार्ट किया परिणाम पहले समय में जब आए, तो हो सकता है किसी की विशुद्धि पहले से ही ज़्यादा थी, तो वो उसका परिणाम 100 डिग्री की जगह कितना है 1000 डिग्री पे उसकी विशुद्धि। और जो दूसरा जीव उसने कहाँ से स्टार्ट किया, वो 800 पे ही। ठीक है, तो एक जीव ने 800 वाली विशुद्धि की, एक ने 1000 वाली विशुद्धि की पहले समय में, तो दोनों के कैसे परिणाम अलग अलग। अब हमने दो जीव अलग अलग लिए, कैसे लिए कि ये जो जीव है पहले वाले ने विशुद्धि की 500 वाली पहले समय में, और वो जीव अब कहाँ गया है दूसरे समय में। पहले समय में कितनी विशुद्धि करी 500 की, दूसरे में कितनी करी 1000 की। ठीक है, अब इधर एक जीव आया पहले समय में, तो उसने पहले समय में कितनी विशुद्धि कर ली 1000 की। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसने पहले समय में 1000 की विशुद्धि की, इसने दूसरे समय में की दूसरे जीव ने, तो क्या हो गया भाई अलग अलग समय है लेकिन दोनों की विशुद्धि कैसी है समान। तो ये बताना चाह रहे कि नीचे जो है नीचे वाला जो है उसके समय का परिणाम ऊपर वाले जीव के परिणाम के समान हो सकता है। और क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन निकालो भाई, पहले ही समय में दोनों के परिणाम समान, दोनों को 500 वाली विशुद्धि हुई, तो वो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। और दो अलग अलग समय में है उनकी विशुद्धि समान भी और असमान भी। तो यही जो बात है वो क्या बता रहे हैं, अधप्रवृत्तकरण में बता रहे हैं। क्या लिखा, भिन्न समयवर्ती, भिन्न समयवर्ती मतलब अलग अलग समय में है, वर्ती मीन्स है जो उसमें स्थित है। तो कोई पहले समय में, कोई दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में स्थित है, ऐसा लगाना। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसको हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि बहुत स्थूल हम आपको एग्जाम्पल लेंगे। हम इसका कोई कैलकुलेशन आपको यहाँ नहीं सिखाने वाले, बस कैसे परिणाम रहेंगे उसको समझने के लिए गणित का एग्जाम्पल लिया है, तो आप उसको देखकर डरना। क्या दिया है यहाँ पर, 16 समय बताए किसके, अधप्रवृत्तकरण के। हमने काल लिया था ना शुरुआत में, तो अनिवृत्तिकरण का 4 समय, अपूर्वकरण का 8 समय और अधप्रवृत्तकरण का 16 समय। तो यहाँ पर हमने लिया 16 समय का अंतर मुहूर्त है, और उसमें किस टाइप से जीव को परिणाम हो सकते हैं। तो पहले समय में क्या लिखा है, 162 परिणामों की संख्या। 162 परिणामों की संख्या क्या मतलब हुआ कि जो जीव है उसको जो परिणाम है उसको यदि हम आइडेंटिफिकेशन दें या कुछ नाम दें, तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने चॉइसेस हैं उसके पास पहले समय में होने वाले परिणाम के लिए। फिर से क्या बता रहे हैं भाई, आप जैसे यहाँ बैठे हो, तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको कितने प्रकार के परिणाम हो सकते हैं भाई। कोई यहाँ पर पहला सेंटेंस पढ़ रहा है, कोई दूसरा पढ़ रहा है, कोई तीसरा, कोई चौथा, है ना, कोई उधर कोने में देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है, कोई सो रहा है, कोई सपना देख रहा है, किसी को घर की याद आ रही है, कोई फोन देख रहा है। तो ऐसे करके सबके परिणाम अलग अलग हो गए। तो जितने लोग उतने परिणाम हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कम कैसे भाई, एक जैसा सोच रहे हो कोई, और ज़्यादा भी हो सकते हैं कि भाई लोग कम आए हैं और ज़्यादा हो सकते हैं उनके पास पॉसिबिलिटी, और भी सोच सकते हो, तो सोच नहीं रहे हो आप लोग, है ना। तो चॉइस हो गई हमारे पास परिणामों की, हम इतने तरह से परिणाम कर सकते हैं। तो इसी तरह से पहले समय में कोई जीव आया है अधप्रवृत्तकरण में, तो वो 162 तरह के परिणाम कर सकता है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, 162 प्रकार के परिणाम कर सकता है। 162 कहाँ से आया, एग्जाम्पल है, नहीं तो आप ये बोलोगे भैया 162 ही होंगे,
एग्जाम्पल है। एक्चुअल में कितनी चॉइस अवेलेबल होती है? असंख्यात लोक प्रमाण। इतने टाइप के परिणाम हो सकते हैं। तो आप हो सकता है मिले परिणाम, हो सकता है नहीं मिले। कितने परिणाम हो सकते हैं? असंख्यात लोक प्रकार। असंख्यात लोक का मतलब क्या? एक लोक में जितने प्रदेश होते हैं ऐसे असंख्यात लोक रख दो, एक के पास एक के पास एक, उसमें जितना टोटल है वो करो, इतने टाइप के परिणाम जीव को हो सकते हैं पहले समय में। इतनी सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। दूसरे समय में क्या बोल रहे हैं? 166 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 40 से लेकर 205 लिया। ऐसे क्यों करा? कि भाई कुछ परिणाम कैसे हैं? कॉमन है ना। 1 से लेकर 162 परिणाम जो पहले समय के हो रहे हैं, उसी में से वो जो 40 से लेकर के 162 तक के परिणाम है, वो वैसे की वैसे नीचे से ऊपर उठ गए। मतलब वो परिणाम कोई दूसरे समय में तो उसको भी हो सकते हैं। चॉइस कितनी है? 166 परिणाम की, लेकिन उसमें से 40वां नंबर का परिणाम है वो पहले समय में भी हो सकता है जीव को, और दूसरे समय में भी हो सकता है। इसी तरह से आप देखो थर्ड समय के परिणाम, तो वहां पर क्या दिया है? 80 से लेकर 249 तक के परिणाम। टोटल कितने हैं? 170। चॉइस कितनी हो गई परिणामों की? 170 तरह के परिणाम वो कर सकता है। अब ये 80 नंबर का जो परिणाम है, ये पहले समय में आया है क्या भाई? 162 तक है तो 80 आया कि नहीं आया? दूसरे समय में आया क्या? आया ना। तो तीसरे में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या? वो जो 80 नंबर का परिणाम है, कोई जीव पहले समय में आया तब भी करे, कोई जीव दूसरे समय में आया तब उसकी विशुद्धि बने ऐसी, और कोई तीसरे समय में आके उसकी विशुद्धि, भाई बहुत नीचे से उसने विशुद्धि शुरू की तो उसकी तीसरे समय में जाकर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर हमने ग्रुपिंग कर दी है, जैसे 1 से 39 परिणाम है ना, फिर 40 से आगे के परिणाम, फिर उसे कौन कौन से कॉमन है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे जो ग्रीन बॉक्स है, तो ये क्या है? पहले समय में भी है, दूसरे समय में भी है। फिर ये रेड वाला बॉक्स है, तो इसका क्या है? पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में। फिर ये जो ब्राउन कलर का, ये क्या है? 4 समयों में दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 16 समय लगा रहे हैं। और ये क्या है? परिणाम। कितने परिणाम के ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है। तो ये सबका टोटल करोगे तो 162, 166, 170। तो इनमें से आपको ये समझ में आएगा, ग्रुप बना दिया तो ग्रुप में सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई ये वाला जो 40 परिणाम है ये यहाँ भी है, और इस सेकंड समय में भी जीव को पाया जा रहा है। इसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो रेड बॉक्स वाले परिणामों का सेट है, कि पहले समय वाला जीव भी कर सकता है, दूसरे समय वाला भी कर सकता है, और तीसरे समय वाला भी कर सकता है। और हर समय परिणामों की चॉइसेस कितनी अवेलेबल है? असंख्यात लोग, असंख्यात लोग, असंख्यात लोग, असंख्यात लोग। ऐसा नहीं 162, 166 हो तो क्या बोल रहे हैं हम? एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो अदप्रवृत्तकरण है उसमें परिणाम कैसे हैं? भिन्न भिन्न समय वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अपना समय हो गया है, इसको यहीं तक रखते हैं। आप उसमें जो नोट्स है उसमें एग्जाम्पल देखना। मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको मैथ से नहीं बताया है, तो आप थोड़ा देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे ये लिखा हुआ है। और आपने देखा होगा तो फिर मैं आपको कल जब बताऊंगी तो और थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। यहीं तक रखते हैं इसको। माइक हटाना पूछ में लगा हुआ है।
एक सेकंड इसको अभी वापस से लाइव करना पड़ेगा। सैतालीस शक्तियों की जेरोक्स बहुत सारे बनाए गए हैं।